अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, हमने अपने गुज़श्ता वीडियो में बिहार में असिस्टेंट उर्दू ट्रांसलेटर यानी सहायक उर्दू अनुवादक की नई बहाली के बारे में जानकारी दी थी, जिस पर कई सारे व्यूवर्स ने कई सारे सवालात पूछे, जैसे इस बहाली के लिए क्या क्या क्राइटेरिया होंगी, इसकी तैयारी कैसे करनी होगी, क्या कुछ पढ़ना होगा, और साथ ही साथ बिहार के अलावा जो स्टेट हैं, जो सूबा हैं, वहाँ के लोग इसके लिए अहल होंगे कि नहीं होंगे। आइए आज के वीडियो में इन्हीं सवालात पे हम बातचीत करते हैं। तो जहाँ तक सवाल है मुआविन उर्दू मुतरजिम या सहायक उर्दू अनुवादक या असिस्टेंट उर्दू ट्रांसलेटर के क्राइटेरिया की, तो इसके लिए जब बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन आ जाएगा तभी हतमी तौर पर या एग्जैक्टली कुछ कहा जा सकता है। ताहम चूँकि ये बहाली बिहार राज्य उर्दू अनुवादक संवर्ग नियमावली 2016 के तहत होनी है और हाल ही में उसी के तहत बहाली हुई है और हो रही है, तो पूरा इम्कान है कि हाल की जो बहाली है उसके जो क्राइटेरिया है उसी के मुताबिक आने वाली बहाली के भी क्राइटेरिया होंगे। अब आइए हम हाल ही की जो बहाली है या इससे पहले जो बहाली हुई है या हो रही है उसमें जो क्राइटेरिया रहे हैं तो उस पर हम बात करते हैं। और सबसे पहले कुछ अहम पॉइंट, कुछ अहम निकात पे बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद बाकी चीज़ों पे तफसीली बात करेंगे इंशाअल्लाह। सबसे पहले हम अहलियत की बात करते हैं, यानी क्वालिफ़िकेशन, शैक्षणिक योग्यता की हम पहले बात कर लेते हैं। तो अगर क्वालिफ़िकेशन की बात की जाए तो इसके लिए 12वीं पास होना ज़रूरी है या इंटर पास होना ज़रूरी है, या मौलवी की डिग्री है, मदरसा बोर्ड, बिहार राज्य मदरसा बोर्ड की डिग्री अगर है मौलवी की तो उससे भी अहल होंगे। लेकिन इसमें ख़ास बात जो जिसको जहन में रखना ज़रूरी है वो ये कि इंटर की अगर डिग्री है, बिहार स्कूल एग्ज़ामिनेशन बोर्ड की डिग्री अगर इंटर की है तो उसमें उर्दू 100 नंबर का होना ज़रूरी है। अगर 100 नंबर का उर्दू नहीं होगा तो फिर जाहिर सी बात है इसमें एग्ज़ाम पास करके भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। इससे पहले की बहाली में ऐसा हुआ है, ऐसा देखा गया है कि कई लोग जिनकी 12वीं के मार्कशीट में उर्दू 100 नंबर का नहीं था, 50 का था या नहीं था, और उन्होंने फॉर्म भर दिया, इम्तिहान भी में बैठ भी गए, पास भी कर गए और काउंसलिंग भी करा ली, लेकिन उसके बाद स्क्रूटनी में उनको छाड़ दिया गया। तो इसलिए ज़रूरी है इस बात का ख्याल रखना कि इंटरमीडिएट में आपका 100 नंबर होना लाजमी है। 100 नंबर है तभी आप इस पर दिमाग लगाएं, वरना कोई फ़ायदा नहीं है, वक्त की बर्बादी है। अब आइए बात करते हैं उम्र के बारे में। उम्र सीमा की अगर बात करें तो कम से कम 18 साल होना ज़रूरी है। जब इसका नोटिफिकेशन जारी होगा, जब अप्लाई करने की बारी आएगी तो उस वक्त कैंडिडेट की उम्र 18 साल कम से कम हो जाना चाहिए। 18 साल से कम उम्र होगी तो फिर वो इसमें हिस्सा लेने के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। और अगर ज़्यादा की बात करें तो UR यानी अनरिजर्व्ड जनरल के लिए, जनरल में मेल के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 37 साल, यानी जनरल में 37 साल की उम्र तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और फीमेल की बात करें तो जनरल फीमेल के लिए 40 साल की उम्र तक इसमें अप्लाई कर सकते हैं। BC EBC मेल फीमेल दोनों के लिए मैक्सिमम एज 40 साल है। वहीं SC ST मेल फीमेल के लिए मैक्सिमम उम्र 42 साल तय की गई है। तो इस बात का भी हमें ख्याल रखना है। अब जहाँ तक सवाल है बिहार के बाहर के जो सूबे हैं वहाँ के उम्मीदवारों की, तो बिहार के बाहर के उम्मीदवार भी इसमें अहल होंगे, लेकिन उन्हें कुछ बातों का ध्यान रखना ज़रूरी होगा रिज़र्वेशन के मामले में। इसी तरह से जो सर्टिफिकेट है उसका वैलिड होना ज़रूरी है। इससे पहले की बहाली में ये देखा गया है कि लोग जो वैलिड इदारा नहीं है, जो गैर मान्यता प्राप्त संस्था है, इदारा है, वहाँ से 12वीं की डिग्री लोगों ने लगा दिया था, जिसके बाद उनको बाद में छांट दिया गया। तो कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपकी डिग्री वैलिड है तभी आप जो है फॉर्म भरें, इसमें हिस्सा लें, वरना सारे मराहिल तय करने के बाद फाइनली आप जाकर के छट जाएंगे तो
तकलीफ़ तो होती ही है। अब आइए ज़रा इससे पहले, यानी हाल ही में जो बहाली पूरी हुई या अभी हो रही है, इससे पहले जो सेम ओहदे के लिए जो बहाली निकली थी उसका जो नोटिफिकेशन है उसको तफसील से हम लोग देख लेते हैं। स्क्रीन पर जो नोटिफिकेशन आप देख रहे हैं, ये नोटिफिकेशन हाल ही में जो बहाली हुई है या जो बहाली कंप्लीट हो रही है उसी बहाली का ये नोटिफिकेशन है जो साल 2019 में जारी किया गया था। आप देख सकते हैं, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, वेटनरी कॉलेज पटना 14, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग उर्दू निदेशालय। तो ये जो बहाली होगी ये बिहार कर्मचारी चयन आयोग यानी बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन इसके लिए इम्तिहान लेगी और उसी के ज़रिए से ये बहाली होगी, उन्हीं के तवस्सुत से। और डिपार्टमेंट है मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग और उसका उर्दू निदेशालय, ये यूनिट है। इसी के तहत ये बहाली होती है। तो जो बहाली कंप्लीट हुई है, ये एप्लीकेशन फॉर्म जो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की तारीख़ 15/11/2019 से 30/11/2019 तक दिया गया था और कुल रिक्तियाँ जो कुल असामियाँ उसमें थी वो 1294 ओहदों पर यह वैकेंसी निकली थी और बहाली हुई थी। और उसका डिटेल आप यहाँ देख सकते हैं, पोस्ट का डिटेल है ये। 1294 में कितने मेल के लिए कितने फीमेल के लिए, ये अनारक्षित यूआर हो गया, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, पिछड़े वर्ग की महिला, आर्थिक रूप से कमज़ोर यानी जिसे हम ईडब्ल्यूएस कहते हैं। तो ये सारे ओहदों के डिटेल हैं, उसकी तफसीलात हैं, आप इसको देख सकते हैं। अगर आपको ये नोटिफिकेशन चाहिए पढ़ने के लिए तो आप हमसे रब्ता कायम कर सकते हैं, या हम देखते हैं कोई तरीक़ा हो तो अपने इस चैनल पे हम किसी लिंक के ज़रिए इसको अटैच कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कुल 1294 ओहदे इसमें दिए गए थे और ख़वातीन को इसमें क्षैतिज रिजर्वेशन दिया गया था 35%, 35% उनको। चलिए नीचे नोट देखते हैं। सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या इतना इतना, दिनांक इतना इतना के आलोक में क्षैतिज आरक्षण के तहत 13 पद दृष्टिबाधित। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, नीचे आते हैं हम बात करते हैं। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता यहाँ पे है, मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ लिख रहे हैं किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड विश्वविद्यालय से उर्दू विषय में कम से कम 100 अंकों के साथ इंटरमीडिएट। यहाँ पे जिसका जिक्र हम अभी कर रहे थे कि यहाँ पे पॉइंट शुड बी नोटेड ये है कि मान्यता प्राप्त। यूपी के बहुत सारे साथियों ने गुज़श्ता इम्तिहान में उन्होंने हिस्सा लिया, लेकिन उनके पास जो डिग्री थी वो मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्था से नहीं थी, जिसकी वजह से एग्ज़ाम पास करने के बावजूद वो इस बहाली से महरूम हो गए। तनख्वाह की अगर बात करें वेतन की, तो लेवल 5 वेतनमान जो है बिहार राज्य की जो पे मैट्रिक है सरकारी, उसमें लेवल 5 बहुत अच्छी सैलरी है। 40,000 से ज़्यादा 40-45 हज़ार जो है पहली सैलरी आएगी। उसके बाद इंक्रीमेंट वगैरह है, बढ़ती चली जाएगी और लेवल भी चेंज होता चला जाएगा। तो अच्छी नौकरी है। आमतौर पे यूडीसी एलडीसी की जो बहाली होती है वो लेवल 2 पे होती है। उम्र सीमा का तज़किरा हमने किया, दिनांक 1/8/2019। तो ये वैकेंसी अगर मई में निकलती है तो जाहिर सी बात है मई में निकलेगी तो उस हिसाब से जो है डेट फिक्स किया जाएगा कि फलां डेट तक जो है एज होना चाहिए। अगर ये डिपेंड करता है उन पे कि वो किस हिसाब से उसको लेते हैं। 18 साल कम से कम होना चाहिए उस वक्त। उसका एक डेडलाइन दिया जाएगा, एक तारीख तय की जाएगी कि फलां तारीख तक 18 साल का होना चाहिए।
जहाँ तक सवाल है अधिकतम उम्र सीमा की, तो नीचे हम देख सकते हैं इसको, ये कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, वर्तमान में सामान्य प्रशासन विभाग, 18 साल कम से कम। और ज़्यादा की बात करें अनारक्षित यानी अनरिजर्व्ड के लिए 37 साल, अनरिजर्व्ड पुरुष के लिए, अनरिजर्व्ड महिला के लिए 40 साल, और पिछड़ा वर्ग यानी बीसी ईबीसी पुरुष महिला दोनों के लिए 40 साल। यानी 40 साल अगर आपकी उम्र हो रही है तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति महिला पुरुष के लिए 42 साल है। यहाँ इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हम आपको बताने वाले हैं वो ये है कि सिलेक्शन का जो प्रोसेस है, चयन की जो प्रक्रिया है, उसको समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। गुज़श्ता इम्तिहान में 80,000 से भी ज़ायद लोग अपियर हुए थे पीटी में, और ज़्यादातर लोग बहुत जम के तैयारी किए, लेकिन वो समझ नहीं पाए हमें क्या पढ़ना चाहिए। चूँकि बीएसएससी का उसूल है कि 40,000 से ज़ायद अगर पीटी के 40,000 से ज़ायद अगर एप्लीकेशन आता है तो वैसी सूरत में वो पीटी का लेते हैं, पीटी का इम्तिहान लेते हैं। और पीटी का इम्तिहान लेते हैं तो पीटी की अगर हम तैयारी ठीक नहीं कर पाएंगे तो जाहिर सी बात है पीटी में छट गए तो मेंस में मौका ही नहीं मिलेगा। और यही गलती हुई थी पिछले इम्तिहान में। कई लोग बहुत ही बारीकी से वो मेंस की तैयारी कर रहे थे एक तरह से, और उस चक्कर में वो पीटी को ही क्वालिफाई नहीं कर पाए। मेंस में यकीनन उनका बहुत अच्छा परफॉर्मेंस होता, लेकिन वो पीटी में ही छट गए, जिसका नतीजा ये हुआ कि उन्हें मौका ही नहीं मिला। तो इसलिए ये अक्लमंदी हमें दिखाना है इस बार कि इसको समझना है सिलेक्शन का जो प्रोसेस है, और पहले जो ज़्यादा ज़रूरी है पीटी की हम तैयारी करें कायदे से, और पीटी में जो ज़रूरी चीज़ें हैं उसको पढ़ें। पता चला हम मेंस की तैयारी में लगे हैं और यहाँ पीटी ही नहीं निकाल पाए, इसलिए ये बात समझना ज़रूरी है। सुयोग्य उम्मीदवारों का चयन आयोग द्वारा लिखित परीक्षा के आधार पर बिहार राज्य उर्दू अनुवादक संवर्ग नियमावली 2016 के नियम 7 के अनुसार निम्नरूपन किया जाएगा। ठीक है, यहाँ आप इसको समझिए। ये सिलेबस बता रहे हैं यहाँ पे। उर्दू व्याकरण जो पहला पेपर है उसमें क्या रहेगा, उर्दू ग्रामर, उर्दू में शॉर्ट्स और निबंध लेखन रहेगा, हिंदी से उर्दू में अनुवाद रहेगा, ट्रांसलेशन, उर्दू से हिंदी में ट्रांसलेशन, अंग्रेज़ी से उर्दू में ट्रांसलेशन, अंग्रेज़ी से हिंदी में ट्रांसलेशन। तो पहला पेपर जो ग्रामर और निबंध का होगा ये 100 नंबर का होगा, और दूसरा वाला भी 100 नंबर का, यानी कुल 200 नंबर का पेपर होगा। 3 घंटे का वक्त मिलेगा इन दोनों पेपर के लिए। अब नीचे देखिए, नीचे आते हैं। प्रथम एवं द्वितीय पत्र की परीक्षा अलग अलग 2 पालियों में आयोजित की जाएगी। ये दोनों एग्ज़ाम अलग अलग शिफ्ट में लिए जाएंगे। प्रत्येक पाली की अवधि 3 घंटे की होगी, यानी 6 घंटा का एग्ज़ाम आपको देना है। अब परीक्षा की प्रकृति देख लीजिए, वस्तुनिष्ठ और विषयनिष्ठ, यानी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों तरह से होगा। नीचे उसको डिटेल से बता रहे हैं। बिहार कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा संचालन नियमावली 2010 के आलोक में 40,000, जिसका हम तज़किरा अभी कर रहे थे कि 40,000 अगर एप्लीकेशन आ जाते हैं तो 40,000 से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर परीक्षा 40,000 से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर प्रारंभिक परीक्षा, ये पीटी प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जाएगी। प्रारंभिक परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकृति की होगी। पीटी का एग्ज़ाम होगा अगर 40,000 से, तो जाहिर सी बात है 40,000 से ज़ायद एप्लीकेशन आना ही आना है और पीटी होना ही होना है। और पीटी जब होगा तो पीटी
फुल्ली ऑब्जेक्टिव होगा। और पीटी में क्या सवालात होंगे उसको हमें समझना होगा। प्रारंभिक परीक्षा के माध्यम से उपलब्ध रिक्तियों के 5 गुना संख्या के बराबर, समझिए इसको, पीटी में 5 गुना कैंडिडेट को उसमें से छांटेंगे, ऊपर से कट ऑफ लगाएंगे और मुख्य परीक्षा के लिए उनका सिलेक्शन किया जाएगा। अब आइए देखते हैं पीटी यानी प्रारंभिक परीक्षा का क्या पैटर्न और क्या कुछ रहेगा उसमें। तो पीटी यानी प्रारंभिक परीक्षा में क्या रहेगा, उर्दू व्याकरण रहेगा, उर्दू ग्रामर, उसमें क्या वाहिद, जमा, तज़कीर, तानीस, अज़दाद, उर्दू से हिंदी में अनुवाद, हिंदी से उर्दू में अनुवाद, उर्दू शब्दावली, हिंदी शब्दावली का निर्माण, उर्दू शब्दावली से हिंदी शब्दावली का निर्माण, हिंदी शब्दावली से उर्दू शब्दावली का निर्माण, और जीके भी रहेगा। ये सारा कितने अंकों का रहेगा, 100 अंक का रहेगा। टाइम कितना मिलेगा, 90 मिनट का टाइम मिलेगा। आप जब ये पास कर लेंगे, पीटी जब आप निकाल लेंगे, पीटी निकालने के बाद ही आप मेंस दे सकेंगे। अब ये लिखित परीक्षा जो होगी उसमें उसका वो सिलेबस बता रहे हैं। उर्दू व्याकरण, सर्फ नहू, वाहिद जमा, तज़कीर तानीस, अज़दाद, मुहावरे, ज़ल्बुल अमसाल, उर्दू में संक्षेपण, निबंध पत्र लेखन, ये मेंस के बारे में है ये सब। द्वितीय पत्र सेकंड पेपर में क्या क्या रहेगा, हिंदी से उर्दू में अनुवाद, उर्दू से हिंदी में अनुवाद, उर्दू से अंग्रेज़ी से उर्दू में अनुवाद और अंग्रेज़ी से हिंदी में अनुवाद। क्वालिफाइंग मार्क्स की अगर बात करें तो कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग यानी सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्गत संकल्प संख्या इतना इतना दिनांक इतना इतना के आलोक में लिखित परीक्षा में अभ्यर्थियों को न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। जनरल को कितना लाना है, 40%, पिछड़ा वर्ग 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग इनको 34%, अनुसूचित जाति या जनजाति 32%, महिला 32%, दिव्यांग 32%। तो ये आपका पासिंग मार्क्स है। और एक बात यहाँ आप बता रहे हैं कि मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग उर्दू निदेशालय बिहार पटना के पत्रांक इतना दिनांक इतना इतना के आलोक में 100 अंकों के 2 अलग अलग पत्रों प्रथम एवं द्वितीय के योगफल के आधार पर न्यूनतम अर्हतांक निर्धारित होगा। दोनों को जोड़ने के बाद ही ये जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो इन्होंने तय किया है वो दोनों को जोड़ने के बाद निकलेगा। अब यहाँ पीटी का बता रहे हैं, प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जाने की स्थिति में उपरोक्त कोटिवार न्यूनतम अर्हतांक लागू होगी। और नीचे फीस है, शुल्क। खैर अब आने वाले नोटिफिकेशन में क्या शुल्क देता है तो वो उस पर डिपेंड करता है, हो सकता है कि इसी के आसपास रहे, क्योंकि ये बदलते रहता है। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ें थी, बाकी नोटिफिकेशन आने दीजिए। नोटिफिकेशन आने के बाद हम लोग डिटेल में बात करेंगे। रिजर्वेशन के बारे में यहाँ कुछ बातें बताई गई है और इससे मुतालिक एक बहुत अहम मसला था क्रीमी लेयर का। इससे पहले की बहाली में क्रीमी लेयर का मसला बहुत बड़ा मसला हो गया था। इसमें कट ऑफ डेट लगाने की वजह से ग्रेजुएशन वाले इम्तिहान में बहुत सारे लोग छूट गए और इंटर लेवल का जो सहायक उर्दू अनुवादक का हुआ था उसमें चूँकि लंबे स्ट्रगल के बाद उसमें हम लोग कामयाब रहे और बाद में किसी भी डेट का दिया हुआ क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट को कबूल कर लिया गया। चलिए, तो ये सारी चीज़ें फ़िलहाल बताने की नहीं ज़रूरी समझते हैं। नोटिफिकेशन आने दीजिए तो फिर डिटेल में हम लोग इंशाअल्लाह बात करेंगे और इम्तिहान को लेकर के हमारी कोशिश रहेगी हम
बाज़ाब्ता तैयारी तो नहीं करा सकते हैं, मौका इतना नहीं मिलेगा, टाइम नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ ज़रूरी गाइडलाइन ज़रूर देंगे, बता देंगे कुछ रहनुमाई, ताकि आसानी से आप इसको निकाल सकें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।